कठुआ में सेना के वाहन पर ग्रेनेड से आतंकी हमला, अफसर समेत 5 जवान शहीद, 5 घायल। 2 महीने में सेना के वाहन पर दूसरा अटैक। विदेश के दौरे पर पीएम मोदी, 22वें रूस भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए मॉस्को में पीएम मोदी। भारत रूस के बीच आज होगी शिखर वार्ता। राहुल गांधी का रायबरेली दौरा आज, शहीद अंशुमान सिंह परिजनों से करेंगे मुलाकात। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज। श्रृंगार गौरी केस के मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह ने दायर की याचिका, वजूखाने के सर्वेक्षण की मांग। बेगूसराय में कार ऑटो की टक्कर में 5 की मौत, 1 मिनट पहले भी ओवरटेक के दौरान टकराए, दूसरी बार में पलटा ऑटो। महाराष्ट्र के 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई के सभी स्कूल कॉलेज आज बंद रहेंगे। असम में बाढ़ के चलते अब तक 85 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर आपको कठुआ से बताएंगे, जहां पर कठुआ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला, जेसीओ समेत 5 जवान वीरगति को हुए प्राप्त, तो वहीं 5 जवान घायल बताए जा रहे हैं। लोकल गाइड ने आतंकियों की मदद, जैश के मुखौटा संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली आतंकी हमले की जिम्मेदारी। तो जेसीओ समेत 5 जवान हुए शहीद, तो वहीं 5 जवान हुए घायल। लोकल गाइड ने की आतंकियों की मदद। जानकारी के अनुसार लोकल गाइड ने की आतंकियों की मदद और जैश के मुखौटा संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली इस हमले की जिम्मेदारी। तो कठुआ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है और जेसीओ समेत 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं और साथ ही 5 जवान घायल हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। लोकल गाइड ने आतंकियों की मदद की है, इस प्रकार की जानकारी भी सामने आ रही है। और वहीं आपको बता दें कि लगातार जवान जो है वो आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि लोकल गाइड ने की है हमलावरों की मदद और साथ ही इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। जैश के मुखौटा संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है हमले की जिम्मेदारी। जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है, वहां पर ऊंचे स्थानों पर छिपे बैठे आतंकियों ने पहले ग्रेनेड से हमला किया और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इसके बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और साथ ही सर्च ऑपरेशन लगातार सेना के जवान चला रहे हैं। तो वहीं हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। और अगर कश्मीर टाइगर्स के बारे में बात करें तो यह संगठन प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की एक शाखा है, यानी कि इसका मुखौटा है। जैश ए मोहम्मद के मुखौटा संगठन कश्मीर टाइगर्स ने इस बात की जानकारी ली है, इस आतंकी हमले की जानकारी ली है। तो कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जानकारी मिल रही है कि लोकल गाइड ने आतंकियों की मदद की है। और लगातार आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना के जवान आसपास के इलाकों की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।
तो बता दें कि इस आतंकी हमले में 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। साथ ही इस हमले की जानकारी जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ली है और साथ ही उन्होंने इस हमले की निंदा की है और साथ ही जो जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनके परिजनों से अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। तो एक खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर आज पुतिन और मोदी के बीच मॉस्को में होगी बैठक। मॉस्को में औपचारिक बैठक होगी, मॉस्को में अनौपचारिक बैठक होगी और इस बैठक में बातचीत करेंगे पुतिन और मोदी। रूस में राष्ट्रपति निवास पर की द्विपक्षीय वार्ता। पुतिन और पीएम मोदी ने डिनर पर की द्विपक्षीय वार्ता। मॉस्को में अनौपचारिक बैठक करेंगे पुतिन और मोदी। रूस में राष्ट्रपति निवास पर की द्विपक्षीय वार्ता। पुतिन और पीएम मोदी ने डिनर पर की द्विपक्षीय वार्ता। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई बातचीत। तो आज पुतिन और मोदी के बीच मॉस्को में बैठक। मॉस्को में अनौपचारिक बैठक करेंगे पुतिन और मोदी। रूस में राष्ट्रपति निवास पर की जाएगी द्विपक्षीय वार्ता। तो द्विपक्षीय वार्ता की जाएगी, जहां पर अनौपचारिक बैठक में राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए नजर आएंगे। रूस में राष्ट्रपति निवास पर की जाएगी द्विपक्षीय वार्ता। तो वहीं पुतिन और पीएम मोदी ने डिनर पर भी की द्विपक्षीय वार्ता। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता की बात सामने आ रही है, जहां पर आज पुतिन और मोदी के बीच मॉस्को में होगी बैठक। तो मॉस्को में अनौपचारिक बैठक करेंगे पुतिन और मोदी। जानकारी मिल रही है कि मॉस्को में अनौपचारिक बैठक होगी, जहां पर राष्ट्रपति निवास पर द्विपक्षीय वार्ता की जाएगी और साथ ही इस वार्ता के बाद रूसी सेना में शामिल भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी भी होगी। और प्रधानमंत्री की रूस यात्रा का ये दूसरा दिन है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल बाद रूस दौरे पर हैं और इससे पहले वो 2019 में रूस गए थे। इसके बाद वो फिलहाल अभी रूस के दौरे पर है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और आज अनौपचारिक बातचीत होगी। राष्ट्रपति भवन में अनौपचारिक बातचीत करेंगे राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद रूसी सेना में शामिल भारतीयों को सुरक्षित वतन वापसी भी होगी। तो वहीं रूसी सेना में शामिल भारतीयों को छोड़ेगा रूस। रूस की सेना में भारतीयों की भर्ती मामले पर बात हुई।
तो वहीं आपको बता दें कि रूसी सेना में शामिल भारतीयों को छोड़ेगा रूस। रूस की सेना में भारतीयों की भर्ती मामले पर बात हुई। रूसी सेना में शामिल भारतीयों को छोड़ेगा रूस। रूस की सेना में भारतीयों की भर्ती मामले पर हुई बात। डिनर के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से की बातचीत। पुतिन ने भारतीयों को रिलीज करने पर जताई सहमति। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां पर रूसी सेना में शामिल भारतीयों को छोड़ेगा रूस। रूस की सेना में भारतीयों की भर्ती मामले पर हुई बात। डिनर के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से की बातचीत। पुतिन ने भारतीयों को रिलीज करने पर जताई सहमति। तो रूसी सेना में शामिल भारतीयों को छोड़ेगा रूस। रूस की सेना में भारतीयों की भर्ती मामले पर हुई बात। डिनर के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से की बातचीत। पुतिन ने भारतीयों को रिलीज करने पर जताई सहमति। रूसी सेना में शामिल भारतीयों को छोड़ेगा रूस। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां हेमंत सोरेन की जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। हेमंत सोरेन जेल से बाहर रहकर कर सकते हैं अपराध। हेमंत सोरेन की जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। वहीं कहा गया कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर रहकर कर सकते हैं अपराध। हेमंत सोरेन की जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। हेमंत सोरेन जेल से बाहर रहकर कर सकते हैं अपराध, कुछ इस तरीके का आरोप भी लगाया गया। हेमंत सोरेन की जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कहा गया है कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर रहकर कर सकते हैं अपराध। हेमंत सोरेन की जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। हेमंत सोरेन की जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस जमानत को सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने चुनौती दी है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि जेल से बाहर रहकर हेमंत सोरेन तो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर चुनौती दी है। हेमंत सोरेन की जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। तो वही खबर बेगूसराय से, जहां पर कार और ऑटो की हुई भीषण टक्कर, ऑटो सवार 5 लोगों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। बेगूसराय में कार और ऑटो के बीच हुई भीषण टक्कर, ऑटो सवार 5 लोग की मौके पर हुई मौत। पहले भी ओवरटेक के दौरान टकराए ऑटो कार। दूसरी बार में पलटा ऑटो, 5 की हुई मौत। तो बेगूसराय में कार और ऑटो की हुई भीषण टक्कर, ऑटो सवार 5 लोगों की मौके पर हुई मौत। पहले भी ओवरटेक के दौरान टकराए ऑटो कार। दूसरी बार में पलटा ऑटो, 5 लोगों की हुई मौत। तो बिहार से पूरी खबर सामने आ रही है, जहां पर बेगूसराय में कार और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें ऑटो सवार 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत की बात सामने आ रही है।
जानकारी मिल रही है कि पहले भी ओवरटेक करने के दौरान कार और ऑटो के बीच टक्कर हुई थी। हालांकि दूसरी बार टक्कर के दौरान ऑटो पलट गया और ऑटो में सवार 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। तो बेगूसराय से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर भीषण हादसा हुआ और इसमें 5 लोगों की जान चली गई है। 5 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत की बात सामने आ रही है। कार और ऑटो के बीच टक्कर हुई थी, जिसमें पहली बार में कार और ऑटो की टक्कर हुई ओवरटेक करने के दौरान। वहीं दूसरी बार में जब टक्कर हुई तो ऑटो पलट गया और ऑटो में सवार 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बिहार के बेगूसराय से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर कार और ऑटो के बीच हुई जोरदार टक्कर। पहले भी ओवरटेक के दौरान टकराए ऑटो और कार। दूसरी बार में पलटा ऑटो, 5 लोगों की हुई मौत। बिहार से खबर, जहां पर बेगूसराय में कार और ऑटो के बीच हुई भीषण टक्कर। ऑटो सवार 5 लोगों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर हाथरस में भगदड़ का मामला। शासन द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट की पेश। एसआईटी द्वारा कई दिनों तक किया गया निरीक्षण। एसआईटी ने लगभग 70 लोगों के दर्ज किए बयान। एसआईटी ने कई दिनों तक किया निरीक्षण। एसआईटी ने लगभग 70 लोगों के दर्ज किए बयान। एसआईटी ने लगभग 70 लोगों के दर्ज किए बयान। हाथरस सत्संग हादसे में 121 लोगों की मौत का मामला। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का आज हाथरस दौरा। हादसे में घायलों और मृतकों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का आज हाथरस दौरा। हादसे में घायल मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। पीड़ितों से मिलने के बाद प्रेस वार्ता भी करेंगे केंद्रीय मंत्री। सिकंदराराऊ में सत्संग में भगदड़ के दौरान हुई थी 121 लोगों की मौत। तो हाथरस में भगदड़ का मामला, खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हाथरस में हुई भगदड़ के दौरान गठित की गई एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर दी है। एसआईटी द्वारा कई दिनों तक किया गया निरीक्षण। एसआईटी ने लगभग 70 लोगों के दर्ज किए बयान। हाथरस और उसके पीड़ितों के संपर्क में रही एसआईटी। हाथरस सत्संग हादसे में 121 लोगों की मौत का मामला। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का आज हाथरस दौरा है। हादसे में घायलों मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री भी हाथरस दौरे पर है, जहां पर हादसे में हुए घायल और मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे और इसके बाद एक प्रेस वार्ता भी संबोधित कर सकते हैं। पीड़ितों से मिलने के बाद प्रेस वार्ता करेंगे रामदास अठावले। सिकंदराराऊ में सत्संग में भगदड़ के दौरान हुई थी 121 लोगों की मौत। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, जानकारी मिल रही है कि एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर दी है। हाथरस की, तो वहां पर अब जांच जो है वो एसआईटी कर रही थी। हाथरस में जो सत्संग हुआ था उसमें 121 लोगों की मौत हुई थी। इसको लेकर, इस मामले को लेकर लगातार एसआईटी जो है जांच कर रही थी, लेकिन अब अपनी जो जांच प्रस्तुति है वो सौंप दी है। और एसआईटी द्वारा जो निरीक्षण किया गया है इसमें लगभग जो है 70 लोगों पे जो बयान जो है वो एसआईटी ने अब तक दर्ज किए हैं। उन बयानों के आधार पर लगातार जो है जांच जो है सौंपी गई है और इसके आधार पर अब कार्रवाई होगी तय मानी जा रही है। क्योंकि जब अभी तक एसआईटी पूरी प्रकरण की एक तरफ से हर पहलू की जांच कर रही थी, उसके बाद से अब जो है जो 70 लोगों का जो बयान है उस बयान के आधार पर पीड़ितों से संपर्क किया जाएगा और उस पर एसआईटी जो है लगातार अब जांच रिपोर्ट जो सौंपने के बाद से जो कार्रवाई होनी है
वो शासन प्रशासन तय करेगा कि किस तरीके से कार्रवाई होनी है। हालांकि जो गंभीर धाराओं में जिनके जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन मुकदमे उसमें भी नाम बढ़ाए जा सकते हैं और इसके साथ ही साथ में कुछ नई कड़ियों को एसआईटी इसमें जोड़ सकती है, क्योंकि जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उस रिपोर्ट के आधार पर कई लोगों पर और मुकदमे जो है वो दर्ज हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी पहुंचेंगे, पीड़ितों और जो मृतक हैं और जो घायल हैं उनके परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए हाथरस सत्संग में जो हादसा हुआ था उसमें अब तक जो है 121 लोगों की मौत सामने निकल के आई है। इसके बाद से अब जो है वहां पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले हैं, वो हाथरस दौरे पर रहेंगे और वो घायलों से मुलाकात करेंगे, शायद उनके इसके साथ साथ परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे रामदास अठावले और इसके साथ जो भगदड़ में जहां पर मौतें हुई हैं उन परिवार के घर जा करके संवेदना व्यक्त करते हुए नजर आएंगे। ये माना जा रहा है कि इनका आज का शेड्यूल जो है वो हाथरस नहीं होने वाला है। हाथरस में रह करके ही घायलों परिवारों से, हादसे में शिकार हुए तमाम ऐसे लोगों से मुलाकात करने के बाद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि हाथरस हादसे की जो जांच रिपोर्ट है वो एसआईटी ने शासन को सौंप दी है और इसके बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी आज हाथरस पहुंचेंगे और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करेंगे, मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद एक प्रेस वार्ता भी संबोधित कर सकते हैं। तो वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। खबर आपको बता दें, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। अमेठी में दिल्ली से आ रही बस को ट्रक ने मारी टक्कर। सड़क हादसे में बस का एक हिस्सा उड़ा। हादसे में 5 की मौत, 11 लोग गंभीर रूप से घायल। अमेठी में दिल्ली से आ रही बस को ट्रक ने मारी टक्कर। सड़क हादसे में बस का एक हिस्सा उड़ा। हादसे में 5 की मौत, 11 लोग गंभीर रूप से घायल। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। अमेठी में दिल्ली से आ रही बस को ट्रक ने मारी टक्कर। सड़क हादसे में बस का एक हिस्सा उड़ा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताते हैं, जहां पर प्रमुख सचिव नगर विकास ने ली बैठक। प्रमुख सचिव नगर विकास ने ली बैठक। महाकुंभ मेले को भव्य दिव्य बनाने को लेकर की बैठक। प्रयागराज में रोड सौंदर्यीकरण, लाइटिंग पर हुई चर्चा। साइनेज और हॉर्टिकल्चर परियोजनाओं पर भी हुई चर्चा। साइनेज और हॉर्टिकल्चर परियोजनाओं पर भी हुई चर्चा। सभी कार्य गुणवत्ता के साथ एक थीम में करने के दिए निर्देश। कास्ट इफेक्टिवनेस और समय सीमा का भी पालन किया जाए। मेला प्राधिकरण, नगर विकास के अधिकारी भी मौके पर रहे मौजूद। तो प्रमुख सचिव नगर विकास ने ली बैठक। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। महाकुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने को लेकर की बैठक। प्रयागराज में रोड सौंदर्यीकरण और लाइटिंग पर हुई चर्चा। साइनेज और हॉर्टिकल्चर परियोजनाओं पर भी की गई चर्चा। साइनेज और हॉर्टिकल्चर परियोजनाओं पर भी की गई चर्चा।
इसके अलावा सभी कार्य गुणवत्ता के साथ एक थीम में करने के भी दिए गए निर्देश। कास्ट इफेक्टिवनेस और समय सीमा का पालन किया जाए। मेला प्राधिकरण नगर विकास के अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। खबर आपको बता रहे हैं जहां पर प्रमुख सचिव नगर विकास ने ली बैठक। महाकुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने को लेकर की बैठक। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हैं। संदीप, जिस तरीके से महाकुंभ मेले का कुछ ही दिनों बाद आयोजन किया जाना है, इसको लेकर के जो तमाम तैयारियां हैं वो शासन प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। इसी कड़ी में एक बैठक भी की गई। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? देखिए, प्रमुख सचिव नगर विकास ने एक बैठक की है जो अमृत अभिजात है। उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक का मकसद साफ है कि महाकुंभ मेले को लेकर किस तरीके से तैयारियां की जाए और इस बैठक में जो मकसद है वो प्रयागराज साइड में रोड में सौंदर्यीकरण हो, लाइटिंग पर चर्चा की गई है। इसके साथ साइनेज और हॉर्टिकल्चर परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई है। सभी गुणवत्ताओं के साथ में एक थीम के निर्देश दिए गए हैं। कास्ट इन्फर्टिनेशन और समय सीमा का पालन किया जाए। मेले का प्राधिकरण और नगर विकास अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ में ये भी कहा गया है कि किसी प्रकार से जो रोडों पर जो पानी भर जाता था उसकी समस्या को तत्काल प्रभाव से दूर किया जाए। लाइटिंग बेहतर हो जिससे कि लोग जो है आने जाने में सुगम यात्रा महसूस कर सकें। साथ में शौचालय आदि इत्यादि की व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से की जाए और इसके साथ साथ आसपास के जो इलाके हैं उन इलाकों को भी सौंदर्यीकरण के रूप में सजाया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा की गई है जो कि अमृत अभिजात है, प्रमुख सचिव है नगर विकास के। उन्होंने इस बैठक में मौजूद अधिकारी थे उनसे ये बात चर्चा की गई क्योंकि कुंभ को लेकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, इसके साथ साथ निरीक्षण करते हुए भी नजर आए हाल ही में। तो अब ये माना जा रहा है कुंभ की तैयारियों को लेकर के प्रशासन में पूरी तरीके से एक्टिव मोड हो चुका है। उसका जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका क्योंकि 2024 और 25 के कुंभ में इस बार योगी सरकार कोई कमी नहीं करना चाहती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाना है, इसको लेकर शासन प्रशासन की ओर से पहले से ही तमाम तैयारियां की जा रही हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रमुख सचिव नगर विकास ने भी एक बैठक ली और तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए, जहां पर कास्ट इफेक्टिवनेस और समय सीमा का ध्यान रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं आज रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी। सुबह 10 बजे रायबरेली पहुंचेंगे राहुल गांधी। फुर्सतगंज एयरपोर्ट से पहुंचेंगे रायबरेली। शहीद अंशुमान सिंह के परिजनों से करेंगे मुलाकात। सुबह 10 बजे रायबरेली पहुंचेंगे राहुल गांधी। बता दें कि राहुल गांधी का रायबरेली दौरा है आज। शहीद अंशुमान सिंह के परिजनों से करेंगे मुलाकात। अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों के साथ बैठक भी करेंगे। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। जनपद का औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं राहुल गांधी। शाम 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे राहुल गांधी। जनपद का औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं राहुल गांधी। शाम 5 बजे दिल्ली के लिए राहुल गांधी हो जाएंगे रवाना।
अऊ गेस्ट हाउस में रहेंगे। प्रतिनिधि मंडलों और अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। तो आज रायबरेली दौरे पर रहेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। सुबह 10 बजे रायबरेली पहुंचेंगे राहुल गांधी। फुर्सतगंज एयरपोर्ट से पहुंचेंगे रायबरेली। शहीद अंशुमान सिंह के परिजनों से करेंगे मुलाकात। अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों के साथ करेंगे बैठक। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज रायबरेली दौरा है। इस दौरान वो कई बैठकें करते हुए भी नजर आएंगे। शहीद अंशुमान सिंह के परिजनों से भी राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। शहीद अंशुमान सिंह के परिजनों से राहुल गांधी करेंगे मुलाकात। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता केशवानंद जुड़े हुए हैं। केशवानंद, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज रायबरेली के सांसद राहुल गांधी रायबरेली पहुंच रहे हैं, शहीद अंशुमान सिंह के परिजनों से मुलाकात करने की बात भी सामने आ रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? बता दें, रायबरेली सांसद राहुल गांधी अपने कीमती दौरे पर आज सुबह 10 बजे रायबरेली पहुंचेंगे, जहां पे वो फुर्सतगंज एयरपोर्ट से सड़क मार्ग होते हुए बहुमहल गेस्ट हाउस पहुंचेंगे, जहां पे 10:15 से 10:45 तक शहीद अंशुमान सिंह के परिजनों से बहुमहल गेस्ट हाउस में मुलाकात करेंगे। वहीं 10:45 से 11:45 तक अलग अलग जो मंडल के प्रतिनिधि हैं कांग्रेस के, उनके साथ बैठक कर बातचीत करेंगे। साथ ही जिले के अधिकारियों के साथ वो विकास कार्यों को लेकर के बैठक करेंगे। वहीं रायबरेली जनपद के किसी भी जगह पर राहुल गांधी जा सकते हैं, वहां पे वो औचक निरीक्षण कर सकते हैं। शाम 5 बजे रायबरेली से दिल्ली के लिए राहुल गांधी रवाना हो जाएंगे। वहीं आज पूरा दिन राहुल गांधी गेस्ट हाउस में बिताएंगे। वहीं अपने प्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज राहुल गांधी के रायबरेली आगमन को लेकर के रायबरेली जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया केशवानंद आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं रायबरेली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का रायबरेली दौरा है, जहां पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रायबरेली में रहेंगे और उसके बाद रायबरेली से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जनपद का औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं राहुल गांधी, कुछ इस प्रकार की जानकारी भी सामने आ रही है। वहीं अपने रायबरेली दौरे के दौरान वो शहीद अंशुमान सिंह के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। तो प्रतिनिधि मंडलों और अधिकारियों के साथ राहुल गांधी करेंगे बैठक। तो रायबरेली दौरे पर आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुबह 10 बजे रायबरेली पहुंचेंगे राहुल गांधी। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल आजकल पैसे के लालच में ज्यादातर नैनिहालों की जिंदगी से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पड़ताल में सामने आया, जहां अलीगढ़ जनपद के कई स्कूलों पर अग्निशमन विभाग से एनओसी न मिलने की जानकारी मिली थी। इसी के चलते जब अलीगढ़ बीएसए से जानकारी की गई तो रामघाट रोड के एक नामचीन स्कूल सेंट फिदेलिस के पास अलीगढ़ बीएसए कार्यालय से मान्यता न होने की जानकारी मिली। जबकि यह नामचीन स्कूल पिछले कई सालों से संचालित हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी आज तक स्कूल प्रबंधन ने मान्यता लेना उचित नहीं समझा, या ये कहें कि नामचीन होने की वजह से मान्यता के मानक पूरे नहीं किए गए।
बीएसए अलीगढ़ ने अपने कार्यालय के दस्तावेज दिखाने के बाद संबंधित स्कूल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की बात कही है। हालांकि अब ये देखना होगा कि बच्चों के भविष्य के साथ धोखा करने वाले स्कूल प्रबंधन के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, या फिर अधिकारियों को गुमराह कर स्कूल चलने वाले माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अभी मुझे संज्ञान में आया है कि लगभग शहर के नामी प्रतिष्ठित 4-5 स्कूल सामान्य और उनको उसका रिन्यूअल कराना था, सही कराना था, नहीं करा है। अभी राम घाट पर सेंट फ्रेडिस स्कूल के बारे में मुझे संज्ञान में आया है कि वो बिना मान्यता के चल रहा है। कक्षा 1 से 8 तक की उसकी मान्यताएं नहीं है। हमने अपने अभिलेखों में भी परीक्षण कराया तो ये पता चला कि उनको नोटिस दी गई, उनकी मान्यता नहीं है और मान्यता के लिए उनको नोटिस भी जारी की गई है। अगर उनकी मान्यताएं नहीं होती हैं तो स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं अलीगढ़ में लगातार कार्रवाई होने के बाद भी एम्बुलेंस माफियाओं के द्वारा मरीज और तीमारदारों को गुमराह करके प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर भर्ती करने के मामले नजर आ रहे हैं, जिसके चलते मरीज और तीमारदारों को आर्थिक और शारीरिक परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। इस मामले में प्रशासन ने पहले भी कई मेडिकल कॉलेज और एम्बुलेंस माफियाओं पर कार्रवाई की थी, लेकिन उसके बाद भी अभी भी एम्बुलेंस माफियाओं का मरीज को गुमराह करके प्राइवेट अस्पताल में ले जाने का काम शुरू है। सोमवार को ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें एक मरीज को एम्बुलेंस चालक ने मेडिकल कॉलेज से बहला फुसलाकर एटा चुंगी बाईपास स्थित लक्ष्य हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उस व्यक्ति से अनाप शनाप पैसे की मांग की जाने लगी और इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु भी हो गई। मृत्यु होने के बाद परिवार वालों ने अस्पताल में हंगामा किया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, तो वहीं सूत्रों के अनुसार पीड़ित को समझाने बुझाने में ही मामला शांत हो गया। किस वजह से हॉस्पिटल में क्या हुआ है? पहले तो हमारे पापा को कहा था खून की कमी थी। हम मेडिकल ले गए थे कासम से अलीगढ़ से, हमारे कासम से रेफर मारा अलीगढ़ हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारे किसी एम्बुलेंस वाले ने बहुत आया था, हमारे यहाँ दौर आ रहा था, बीरम्बान करा था, लक्ष्य हॉस्पिटल बढ़िया है, आप विजु हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे तुम्हारा 15-20 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। हमने भी लेट लो, हमारे को अपने ठीक हो जाएंगे, उसने कहीं ठीक हो जाएंगे। तो मेडिकल से ही वाली बात बोली थी एम्बुलेंस वाले ने? हाँ, मेडिकल से हम पे मिला था एम्बुलेंस वाला हमारे। मैं चाय पीने गया था बाहर, वही मैंने गया था, मैं यहाँ पर ले आया था, यहाँ पर छोड़ कर चले गया, जिसको मैंने 700 रुपये दिए थे, यहाँ पर लाया था, यहाँ पर 2 दिन ICU में रखा था, फिर उसके बाद 7,000 में करा था, 3 दिन में 40,000 रुपये का हमारा बिल बना। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता अनिल मीणा भी जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से देखा जाए तो जानकारी मिली है कि एक एम्बुलेंस जो तीमारदार हैं और जो मरीज हैं उनको प्राइवेट अस्पताल में लेके गए, जहां पर मरीज की मौत भी हो गई। फिलहाल इस मामले पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ में इस तरह के काफी पहले से ही मामले चले आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी एक मामला कल ऐसा ही सामने आया, जिसमें जो अलीगढ़ के जो मेडिकल कॉलेज है उसके जो एम्बुलेंस चालक है वो मेडिकल कॉलेज में से प्राइवेट जो नर्सिंग होम है उनसे बड़ी मोटी साठगांठ के द्वारा जो उनको गुमराह करने के बाद तीमारदारों को प्राइवेट लेके जाना। ऐसे अगर बात की जाए तो एक लक्ष्य हॉस्पिटल में जिस तरह से तीमारदारों को लेके गए, तो वहां अगर देखा गया तो तीमारदारों के साथ जिस तरह से धोखाधड़ी एम्बुलेंस संचालकों ने जो की है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो एम्बुलेंस संचालकों का जो व्यवहार है वो पूरी तरह अमान्य, क्योंकि जिस तरह से जो मरीज है उनके साथ धोखाधड़ी करने का जो मामला आया है, और अगर बात की जाए तो लक्ष्य हॉस्पिटल में उनसे मोटी रकम वसूलने का मामला सामने आया है, और मोटी रकम न देने के कारण उसके मरीज की जो मौत हो जा रही है, और तीमारदारों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। हंगामा करने के बारे में जो अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की, तो अधिकारी जो अलीगढ़ के जो CMO वो उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है कि अगर इस तरह से एम्बुलेंस उन्होंने इस तरह की अगर मामला किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अलीगढ़ में लगातार इस तरह की घटना हो रही है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से आंखों में पट्टी बांधे हुए, जबकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM की ब्रजेश पाठक की बात करें तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अलीगढ़ में जिस तरह से मामले लगातार सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और अगर डिप्टी CM ने सख्त से सख्त कार्रवाई न की और ऐसे एम्बुलेंस संचालकों के खिलाफ जो
जो मरीजों के साथ गुमराह करके धोखाधड़ी कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई ना की तो हो सकता है आने वाले समय में लोगों को कहीं ना कहीं जो एम्बुलेंस और जो बिल्कुल अनिल, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर अभी तक कोई भी जो कार्रवाई है वो नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि पूरा मामला अलीगढ़ से सामने आ रहा है, जहां पर एम्बुलेंस के द्वारा मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में ले जाने का दबाव बनाया जाता है, जिसके बाद एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर मरीज की मौत हो गई है। फिलहाल अभी तक एम्बुलेंस चालक या फिर अस्पताल पर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं बलिया की, जहां पर दो पक्षों के विवाद में महिला की हत्या। बेटों को बचाने गई थी मां, चाकू मारकर की गई हत्या। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। बेटे को बचाने गई थी मां, चाकू मारकर की गई हत्या। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में लिया। तो बलिया से खबर बता रहे हैं, जहां पर दो पक्षों के विवाद में महिला की गई हत्या। बेटे को बचाने गई थी मां, चाकू मारकर की गई हत्या। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। खबर बलिया से, जहां पर दो पक्षों के बीच विवाद में महिला की गई हत्या। बेटे को बचाने गई थी मां और चाकू से की गई हत्या। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। बलिया से पूरा मामला, जहां दो पक्षों के विवाद में महिला की गई हत्या। बेटे को बचाने गई थी मां, चाकू मारकर मां की गई हत्या। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में लिया। बलिया से खबर, दो पक्षों के विवाद में महिला की गई हत्या। दो बच्चों के बीच में मारपीट हो रही थी, जिसमें बीच बचाव के क्रम में रमावती नाम की महिला आई, जिनसे मारपीट में महिला को गंभीर चोट लग गई। इलाज के लिए ले जाते समय महिला की मृत्यु हो गई। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस प्रकरण में द्वितीय पक्ष को भी चोटें आई थी। उनके परिवारजन द्वारा जो तहरीर दी गई उसके आधार पर उनका भी एफआईआर पंजीकृत किया जा रहा है। प्रकरण से संबंधित अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है। आगे की जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी उसके संबंध में अवगत कराया जाएगा। जय। और वहीं खबर आगरा से आपको बताते हैं, जहां पर थाने के कारखास सहित दो सिपाही हुए निलंबित। दोनों सिपाहियों से जुआरियों से थी साठगांठ। सिपाहियों पर अवैध धन उगाही का था गंभीर आरोप। शाहगंज थाने का आरोपी कारखास सिपाही निलंबित। दोनों सिपाहियों पर विभागीय जांच के आदेश जारी। तो आगरा से खबर, जहां पर थाने के कारखास सहित दो सिपाही किए गए निलंबित। एसीपी की रिपोर्ट आने के बाद निलंबन की गई कार्रवाई। डीसीपी सिटी ने की दोनों सिपाहियों पर निलंबन की कार्रवाई। दोनों सिपाहियों से जुआरियों की थी साठगांठ। दोनों सिपाहियों से जुआरियों की थी साठगांठ। सिपाहियों पर अवैध धन उगाही का लगा था गंभीर आरोप। शाहगंज थाने का आरोपी कारखास सिपाही निलंबित। दोनों सिपाहियों पर विभागीय जांच के आदेश जारी। आगरा से खबर बता रहे हैं, थाने के कारखास सहित दो सिपाही किए गए निलंबित।
तो वहीं संगठन को मजबूत करने में जुटी बीएसपी। सपा के पीडीए की जगह पीडीएम को साध रही बीएसपी। संगठन को मजबूत करने में जुटी बीएसपी। सपा के पीडीए की जगह पीडीएम को साध रही बीएसपी। जिला कमेटियों में 5-6 नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। सपा और कांग्रेस के बाद पीडीए को मजबूत करने में जुटी। जिला कमेटियों में 5-6 नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। सपा और कांग्रेस के बाद पीडीए को मजबूत करने में जुटी। कमेटियों को छोड़ पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों को तरजीह। बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर संभालेंगे कमान। तो संगठन को मजबूत करने में जुटी बीएसपी। जिला कमेटियों में 5 से 6 नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताएंगे, जहां पर नर्सिंग पाठ्यक्रमों में इस वर्ष नहीं होगा प्रवेश परीक्षा। चिकित्सा विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्तावित परीक्षा की गई स्थगित। निजी कॉलेजों की ओर से परीक्षा न कराए जाने की मांग पूरी की गई है। नर्सिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए इस साल केंद्रीयकृत परीक्षा नहीं होगी। कॉलेज स्तर पर चल रही प्रक्रिया के आधार पर भी प्रवेश किया जाएगा। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी सचिव की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं, जहां पर इस साल केंद्रीयकृत परीक्षा नहीं होगी। कॉलेज स्तर पर चल रहे हैं प्रक्रिया के आधार और इसी के तहत एडमिशन भी किया जाएगा, यानी कि प्रवेश भी किया जाएगा। तो नर्सिंग पाठ्यक्रमों में इस वर्ष नहीं होगी प्रवेश की परीक्षा। चिकित्सा विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्तावित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। निजी कॉलेजों की ओर से परीक्षा न कराए जाने की मांग भी पूरी हो गई है। नर्सिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए इस साल केंद्रीयकृत परीक्षा नहीं होगी। निजी कॉलेजों की ओर से परीक्षा न कराने की मांग पूरी। तो वहीं यूपी पावर कॉरपोरेशन चलाएगा अभियान। घरेलू कनेक्शन वाली दुकानों का संयोजन होगा कमर्शियल। वाणिज्य कर, नगर निगम, स्वास्थ्य विभागों की लेगा मदद। शिक्षा जैसे दर्जनों विभागों की लेगा मदद। पंजीकृत दुकानों, संस्थाओं की सूची लेकर चेक किए जाएंगे कनेक्शन। घरेलू कनेक्शन पर कारोबारी गतिविधियां भी होंगी कमर्शियल। शिक्षा जैसे दर्जन विभागों की लेगा मदद। पंजीकृत दुकानों, संस्थाओं की सूची लेकर चेक होंगे कनेक्शन। घरेलू कनेक्शन पर कारोबारी गतिविधियां करने पर होंगे कमर्शियल। जीएसटी पंजीकृत संस्थाओं की सूची भी लेगा यूपीपीसी। तो यूपी पावर अभियान, दुकानों का संयोजन होगा कमर्शियल। वाणिज्य कर, नगर निगम, स्वास्थ्य विभागों की भी मदद ली जाएगी। शिक्षा जैसे दर्जनों विभागों की ली जाएगी मदद। पंजीकृत दुकानों, संस्थाओं की सूची लेकर चेक होंगे कनेक्शन। घरेलू कनेक्शन पर कारोबारी गतिविधियां करने पर होंगे कमर्शियल। जीएसटी पंजीकृत संस्थाओं की सूची भी लेगा यूपीपीसी। तो यूपी पावर कॉरपोरेशन चलाएगा अभियान। घरेलू कनेक्शन, खाली दुकानों का संयोजन होगा कमर्शियल। वाणिज्य कर, नगर निगम, स्वास्थ्य विभागों की मदद भी ली जाएगी इस दौरान और शिक्षा जैसे दर्जन विभागों की भी मदद ली जाएगी। खबर बरेली से, जहां पर घर में खाना बनाते समय हुआ हादसे में बाल बाल बचे परिजन। खबर बरेली से बताते हैं, जहां पर घर में खाना बनाते समय हुआ हादसा। घर में खाना बनाते समय हुआ हादसा खबर बरेली से सामने आ रही है। हादसे में बाल बाल बचे परिजन। खाना बनाते समय फटा गैस सिलेंडर।
पैसा भी था इसमें रखा हुआ, घर में सिलेंडर फटने से छत के उड़े पर खच्चे। मकान फटा है इनका गैस सिलेंडर से। सिलेंडर फटने से छत के उड़े पर खच्चे। पीड़ित के घर में चल रहा था शादी का कार्यक्रम। स्थानीय लोगों ने पहुंचकर राहत कार्य कराया शुरू। हाफिजगंज थाना क्षेत्र रिठौरा के खाता गांव की बताई जा रही है पूरी घटना। तो खबर बरेली से, जहां पर घर में खाना बनाते समय हुआ हादसा। बरेली से खबर, घर में खाना बनाते समय हुआ हादसा। हादसे में बाल बाल बचे परिजन। ये भी मकान फटा है इनका गैस सिलेंडर से, इससे आग लगी। तो बरेली से पूरी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर घर में खाना बनाते समय हुआ हादसा। इसी बीच आगरा से खबर सामने आ रही है। खबर आपको आगरा से बताएंगे। आगरा से खबर, जहां हाथरस मामले से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाथरस मामले में एसआईटी की जांच हुई पूरी। शासन को भेजी मामले की पूरी रिपोर्ट। इसी बीच खबर बदायूं से सामने आ रही है। बदायूं से खबर आपको बता देते हैं, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस के बदमाश से हुई मुठभेड़। एक बदमाश और कांस्टेबल गोली लगने से हुए घायल। 5000 का इनामी बदमाश तकरीर हुआ गिरफ्तार। गोरखपुर में चोरी के मामले में वांछित था तकरीर। गोरखपुर में चोरी के मामले में वांछित था तकरीर। मुठभेड़ में हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा को लगी गोली। कुंवरगांव क्षेत्र के करौतिया मोड़ के पास की बताई जा रही है पूरी घटना। खबर बदायूं से, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाश से हुई मुठभेड़। और देश की बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का